अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एमजीटी 111 के लेक्चर सीरीज़ का आज 44 लेसन है, जो है मैनेजरियल प्रोग्राम एजेंडा पार्ट 1। यानी कि मैनेजरियल प्रोग्राम एजेंडा ये जो है ये किस तरह शुरू हुआ, किस तरह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से जो मैनेजमेंट का सफ़र तय हुआ, क्यों हुआ, क्यों ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी, क्यों चेंजेस आए। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो मैनेजमेंट की तरफ जो सबसे पहले रिपोर्ट जो है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस पे जो पहली रिपोर्ट पेश की गई थी वो यूके में पेश की गई थी पब्लिक सर्विस में। ठीक है, उसके बाद जो है यूएसए में भी जो है इस चीज़ की डिमांड की गई कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए मैनेजमेंट को पब्लिक सेक्टर में। 70s में ये चीज़ जो है वो यूएसए में भी इन्वॉल्व हुई। उसके बाद सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट जो है 1978 यूएसए में आया, जिसने ग्रेटर चेंज लाया इस चीज़ पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स जो है वो ये डिपेंड करता है, यानी ये बड़ी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है वो ये चीज़ की गई कि मेरिट पे होनी चाहिए मिडिल मैनेजमेंट के लिए, और इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस एट द टॉप। यानी कि मिडिल मैनेजमेंट और जो है वो सीनियर टॉप मैनेजमेंट एक हिसाब से इन्होंने हायरार्की बनाई उस टाइम। उसके बाद फिर 1982 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी इम्प्रूवमेंट की जो है वो नीड जो है वो की गई महसूस कि इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो भी इतने ही एफिशिएंट हों जिस तरह हालात बदल रहे हैं, हालात के साथ चेंजिंग के लिए ज़रूरी था। तो अब हमने ये कुछ ममालिक का देखा कि वेस्ट में ये सारा चल रहा था, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे इलाकों में। तो क्यों रिफॉर्म्स की असल वजह क्या बनी, क्यों रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी? तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट थी डेवलपमेंट कंट्रीज़ की, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि जो टैक्स रेवेन्यू है, जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं जैसे टैक्स रेवेन्यू वगैरह, वो डिक्लाइन हो रहे हैं। ये पॉलिटिकली ये चीज़ महसूस की गई कि जो है वो नीड जो है वो नॉट रिड्यूस, की ज़रूरत तो कम नहीं हो सकती, हम लोगों की ज़रूरतें तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमें सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो अब वो टैक्स जो है वो पूरा नहीं हो रहा, डिक्लाइन हो रहा है टैक्स। ठीक है, तो अब सिर्फ टैक्स से ज़रूरतें लोगों की नहीं हम पूरी कर सकते। ठीक है, सिर्फ टैक्स इकट्ठा करो और उसे लोगों में बांट दो, इससे नहीं हो सकता, बल्कि लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, उन्हें ऐसे ज़राए मुहैया करने पड़ेंगे जिससे वो जो है वो उनका एक्सपीरियंस बढ़े और वो खुद काम करने के लिए आगे अर्न अर्न करें चीज़ें। सब कुछ जो है वो टैक्स लेके और फिर गरीबों में बांटने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ फिर जो है, जो रिफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर वर ब्रॉट इन पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच की वजह से जो पब्लिक सेक्टर में ये रिफॉर्म्स आई, यानी कि पब्लिक सर्विस के उस सिस्टम की वजह से नहीं आई, ये देखने की वजह से कि पब्लिक लीडरशिप में हमें जो है लीडरशिप को चेंज करना चाहिए, लीडरशिप इफेक्टिव होनी चाहिए। इस सोच की वजह से 70s और 80s में जो चेंजेस आए कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, जिनमें तो ये सारा आइडिया जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज करने पे था, पॉलिटिकल सर्विस को चेंज करने पे नहीं था। यानी पब्लिक सर्विस को चेंज नहीं करना था उन्होंने, वो लीडरशिप के स्टाइल को चेंज करना चाहते थे, मेन चीज़ यही थी। फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा लिंक है हमारे पब्लिक सेक्टर में और हमारी जो है नेशनल इकोनॉमी में, जैसे हमारा पब्लिक सेक्टर मैनेज करेगा चीज़ों को, इसी तरह हमारी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी होगी। तो इस वजह से बहुत मुश्किल था उस वक्त जो है वो इकोनॉमिक टाइम जो है बिजनेस उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी था कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया, अपनी ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो रिवोल्यूशन का दौर था, सनत बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी, यानी कि जो बिज़नेस सेक्टर था या प्राइवेट सेक्टर वो बहुत जल्दी तरक्की कर रहा था। ठीक है, तो अब जो है साइज़ ऑफ गवर्नमेंट बिकम लार्ज एंड इनएफिशिएंट, कि गवर्नमेंट का साइज़ बड़ा हो गया, जैसी बात है इलाके बड़े बड़े मुल्क कंट्रोल है, तो वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे जब एक गवर्नमेंट की उस साइज़ से, कि एक बंदा है जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे। तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमें जो है वो अपनी गवर्नमेंट का अब हमें साइज़ तो नहीं छोटा कर सकते मुल्क का, तो क्या करें, गवर्नमेंट का साइज़ बड़ा कर लें, कि ज़्यादा लोगों को शामिल कर लें, कि ज़रूरियात जो है वो एक बंदे की वो कम हो जाएँ, वो ज़्यादा लोगों में बांट जाएँ, तो वो सिस्टम आसानी से वो है मैनेज हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जिनकी वजह से जो आइडिया आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स थे, ये सारे वजूहात थी जिनकी वजह से जो है वो एक मैनेजेरियल सोच सामने आई। ठीक है, मैनेजरियलिज्म। अब ये तो सारे हमने देखे कि मतलब जनरल फंक्शन जो मैनेजमेंट में है, वही जो सारी चीज़ें हैं ये बिज़नेस सेक्टर में भी हम कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा थोड़ा सा फोकस हमें जो है वो करना पड़ता है, कुछ खास चीज़ों पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आता है, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सेम ही होती हैं। तो हम मैनेजरियलिज्म के जो कुछ फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं कि मैनेजरियलिज्म का ओवरऑल क्या चीज़ होती है, कि उसने टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना, उनकी परफॉर्मेंस समेत, यानी उनकी स्किल्स को बढ़ाना। ठीक है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी हैं इंसान हैं, उनकी स्किल्स, उनकी जितने भी अंदर की एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना। ठीक है, परफॉर्मेंस पे मीन्स दैट वाइल एम्प्लॉयज़ पे आर पेड बेसिक पे,
यानी तो उन्हें तो बेसिक पे तो मिलती ही है, लेकिन अगर वो अपनी ज़्यादा एबिलिटी दिखाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से उनकी पे भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर उनकी परफॉर्मेंस कम होगी तो उनकी पे भी कम होगी। तो ये एक बिजनेस सेक्टर में तो ये चलता है, पब्लिक सेक्टर में नहीं था ये सी चीज़, तो ये चीज़ भी वहाँ पर इन्वॉल्व की गई। उसके बाद टू इन्वॉल्व स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग, यानी अब ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर तो ये चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग में थक किया जाता है लोगों को, लेकिन क्या है कि पब्लिक सेक्टर में ये नहीं थी कि ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे को इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद था टू रिलैक्स कंट्रोल, यानी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, बिल्कुल टारगेट कर देना किसी चीज़ को, वो नहीं होना चाहिए। हमें परफॉर्मेंस को टारगेट करना है, लेकिन लोगों को रिलैक्स कंट्रोल देना है। कंट्रोल रखो चीज़ों को, एम्प्लॉयज़ को अपने टारगेट्स अचीव करना है, ये नहीं बिल्कुल लूज छोड़ दो, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाउंड करना जो है वो अननेसेसरी कंट्रोल उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद टू यूज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे बात दौर बदल रहा था तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत पड़नी थी। फिर उसके बाद सर्विस टू क्लाइंट्स, यानी कस्टमर्स जो है उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाए, उनकी सर्विस जो है वो उनको वही चीज़ मुहैया की जाए जो उनकी डिमांड है। उसके बाद है यूज़र चार्जेस, यानी जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो फ्री नहीं प्रोवाइड करनी। यानी पब्लिक सेक्टर में पहले ये था कि मतलब जैसे अब टैक्सेस वगैरह इकट्ठे किए तो वैसे दे दिए, लेकिन अब क्या है कि वसाइल मुहैया किए जाते हैं। ऐसी चीज़ें आप उस टैक्सेस से ऐसे इदारे बना दो जिसमें लोगों को जो है वो वसाइल मिले और वो क्रिएटिव बने, यानी कि सर्विसेज मुहैया करो, और सर्विसेज फ्री नहीं होनी चाहिए, पे होनी चाहिए उनकी कोई। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट के रिड्यूस करने के साइज़, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है वो रिड्यूस करना था, तो गवर्नमेंट जो इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस डायरेक्टली शुड कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ दीज सर्विसेज, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करने नहीं करनी चाहिए बल्कि सर्विसेज पैदा करो। यानी कि आप ये वो की चीज़ें देने से अच्छा है कि आप चीज़ें बना दो। अब आपने जैसे पार्क वगैरह बनाने हैं तो तफरीह मुहैया करनी है, तो इससे अच्छा कि जब आप पार्क वगैरह बना रहे हो, आप लोगों की ज़रूरत है, तो आप पार्क्स ऐसे बना दो जिन पे आप टैक्स वगैरह लगा दो, तो आप सर्विस भी दे दोगे, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि आप जो है उससे आपका सिस्टम भी चलता रहेगा। उसके बाद मेसी है जो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स है न्यू मैनेजरिज्म को जब में मतलब इस सिस्टम को लाने में इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मेसी। तो इसने कहा कि सेवरल गोल्स हैं जो इस रिफॉर्म के पीछे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, टू रिड्यूस द रोल एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू इन्हेंस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी जो बहुत ज़्यादा रोल है प्राइवेट सेक्टर का, उसमें जो है वो स्टेट का रोल जो है वो ज़्यादा करना है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए और स्टेट का रोल कम कर दिया जाए, यानी स्टेट की जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ बांट दी जाए प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर भी वो जो है वो काम करेगा। जैसे कि आजकल मतलब पहले ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ, हालांकि ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन अब क्या हमारी कितनी एजेंसीज हैं जो है ट्रांसपोर्ट मुहैया करती हैं, तो ये चीज़ कि कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें। टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ इन सोसाइटी इन जनरल, कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को, यानी लोगों को आगे लाया जाए, ऐसे इदारे कायम किए जाए कि जिनमें लोग इंटरप्रेन्योर बने। इंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है लाइफ में, खुद बिजनेस सेट करता है अपना, और जो अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है उसे अवेल करता है। यानी हर इंसान के अंदर ये नहीं होता कि वो अपने लाइफ में रिस्क ले सके, अपने रिसोर्सेज का, अपनी ज़िंदगी का, अपने टाइम का, लेकिन ये चीज़ें, ये स्किल्स और ये एक्टिविटीज़ जो है वो सोसाइटी में जनरल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि चलो लोगों को हुकूमत में शामिल करते हैं, वो होंगे तो डिसीजंस लेना उन्हें आएंगे, तो वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड वेलफेयर डिमांडिंग कोलिजन्स विच वी हैव लिंक्ड देयर इंटरेस्ट टू दोज ब्यूरोक्रेट्स। उन्होंने जो फ्यूचर में जो पब्लिक सेक्टर की में जो चीज़ों की महंगाई बढ़ती है, एक्सपेंस होता है, वेलफेयर डिमांड्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, उसको थोड़ा कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि लोग सिर्फ उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने इंटरेस्ट ढूंढने शुरू हो जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर में अब कोई जो है वो वेलफेयर का काम होना है, तो ब्यूरोक्रेट्स उसमें अपनी जो है वो इसलिए शुरू करेंगे कि अब पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन क्या है फिर उसमें अपने इंटरेस्ट पूरे करके और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे चीज़ नहीं रहेगी, जब सारे इन्वॉल्व होंगे, पब्लिक खुद इन्वॉल्व होगी, उन्हें पता है कि हमारे वेलफेयर के लिए क्या चीज़ है, तो वो एक पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी की वजह से जो सारा सिस्टम है वो सेट चलेगा। डीपोलिटिसाइज policy decisions and should be entrusted professional experts rather than whim to politicians and bureaucrats, यानी पहले जो डिसीजंस होते थे वो सिर्फ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस करते थे, लेकिन अब क्या है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को भी इनमें शामिल किया जाए पॉलिसी डिसीजन में, यानी जो डीपोलिटिसाइज थोड़ा सा उनकी जाए, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं सारे लोग उसमें शामिल होंगे, तो ताकि उन एक्सपर्ट्स की राय भी ली जाए और पॉलिसीज़ बनाई जाए जिसकी वजह से फिर सबको फ़ायदा हो। उसके बाद है टू इनकलकुलेट द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट टेक्निक्स टू प्राइवेट प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू बीइंग द डिसिप्लिन, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर वाली वो सारी जो टेक्निक्स हैं, बेस्ट टेक्निक्स वो भी लाई जाएँ, जिस तरह जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ होती है और मुख्तलिफ जो है वो हायरार्की वगैरह यूज़ होती थी,
नॉर्मल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वही चीज़ जो पब्लिक सेक्टर में भी लाई जाए। तो ये सारी चीज़ें पेश की मैसी ने कि ये सारी चीज़ें जो रिफॉर्म्स की वजह बनी। ठीक है, उसके बाद एक और बंदा हुड है, इसने भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को जो है वो किया, क्या कर सकते, इसको मर्ज किया, इसको इसके हक में इसने बात की और इसने 7 पॉइंट्स दिए जिस पे इसने बात की। सबसे पहला हैंड ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर कि मैनेजर शुड बी अलाउड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी इसका मतलब ये है कि उस जो मैनेजर है उसको जो अलाउ होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल में भी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी। यानी मैनेजर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो गोल सेट कर ले और बाकी सारा काम जो है वो वर्कर्स ने करना, नहीं, उसकी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गोल्स बनाने में भी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी। ठीक है, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एक्शंस की भी, उसकी क्लियर असाइनमेंट होनी चाहिए, क्लियर उसकी जो है पार्टिसिपेशन होनी चाहिए एक्शंस में भी। ठीक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस डू थिंग्स, गवर्नमेंट नाउ वांट टू नो व्हाट दे डू, हाउ दे विल डू। मतलब पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है, उसको नहीं पता उसका आगे क्या हुआ पॉलिसी का, यानी जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करें। अब ऐसा नहीं होता, सारे मिलकर डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वाले भी शामिल होंगे, सारी चीज़ें यानी मिल के डिसीजन लिया जाएगा और मिल के उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है यानी डिपेंड करेंगी ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे, डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाएगी। फिर दूसरी चीज़ एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी एक बाकायदा एक्सप्लिसिट क्लियर जो है वो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, यानी पता चले कि जो काम शुरू किया था, एक प्रोग्राम शुरू किया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी आउटकम क्या थी, फोकस किया जाए आउटकम पे इंस्टेड ऑफ इनपुट। यानी ये ना देखा जाए कि आजकल क्या होता है, हम आजकल भी यही चीज़ें चल रही हैं कि हमने इस जो है प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा जो है वो लगा दिया। अच्छा, जब भी वो बजट स्टेटमेंट पेश की जाती है, हमने पानी के लिए ये इतने पैसे दे दिए, जी बिजली के लिए इतने प्लांट लगाए जा रहे हैं, इनपुट तो बताते हैं वो लोग, आउटपुट नहीं बताते कि हमें क्या मिलने वाला है। तो इनपुट की बजाय आउटपुट पे फोकस किया जाए कि हमें मिल क्या रहा है। तो एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स हों जो मेजर करें कि परफॉर्मेंस को कि कितना जो है वो आउटपुट आया है। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन आउटपुट कंट्रोल्स, इसमें भी मेन चीज़ वही बात है कि आउटपुट पे कंट्रोल पे जो है हमारा आउटपुट पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमारी आउटपुट अगर इतनी है तो यानी कि हमें इनपुट इतनी लगानी पड़ेगी। आउटपुट पे हमारा कंट्रोल है, हमें पता है कि हम इतनी इनपुट देंगे तो इतना आउटपुट हमारा आएगा। तो इससे फिर क्या होगा, हम अपनी इनपुट जो है वो डिक्रीज़ करेंगे और आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि हमें कितनी इनपुट देनी है, कितनी आउटपुट देनी है। यानी अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम कहीं अपनी चीज़ें, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया तो नहीं कर रहे। तो एक कंट्रोल होना चाहिए आउटकम्स पे कि आखिर हमें जो नतीजा जो हम चाहते हैं वो मिलेगा भी कि नहीं, यानी एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद है शिफ्ट ऑफ डिसएग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है कि जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में या जो है वो तकसीम कर देना। जैसे कि अगर एक डिपार्टमेंट है, जो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेवरल फंक्शंस करती है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, प्रोविजन ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन का सिस्टम, हेल्थ का सिस्टम संभालती है, तो इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया जाए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, और सब के जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाए, हेल्थ केयर का अलग, हाउसिंग का अलग, पास का अलग। तो इससे क्या कहते हैं, डिसएग्रीगेशन। तो ये सिस्टम जो है रिड्यूस करने से इससे क्या होगा कि एक तो जो है वो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान जो है सिस्टम जो है वो हर इदारा जो है हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा। वो जो पहले एक ही इदारे में सारी घिचमिच मची हुई थी वो नहीं होगी, और सारा जो है वो काम परफॉर्मेंस जो है वो सेपरेटली फंक्शन होंगे और उनमें एफिशिएंसी आएगी। सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनेंगी और सबकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट और एजेंसी को पता होगा। फिर उसके बाद अ शिफ्ट टू ग्रेटर कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन होना चाहिए। कटिंग द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी इज एन अदर पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो ज़रा उनको बिल्कुल जैसे कट ऑफ कर दिया गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपटीशन इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि मतलब देखा जाए कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, वो क्या मीट कर रहा है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से। यानी कि एक कॉन्टेस्टेबल सिचुएशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये ना हो कि मार्केट हमारी कहीं जा रही है, मार्केट लेवल कहीं और गवर्नमेंट वही पुराने तौर तरीके, पुराने रूल यूज़ कर रही है। तो ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, बल्कि कंपटीशन, एक कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी जब पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है सॉरी, जब वो जो है वो इम्प्रूव कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर को भी उसके लिहाज से इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हमारे प्राइवेट सेक्टर में हो रही होती हैं वो चीज़ें वही हैं जो हमारी आवाम की डिमांड है। तो आवाम की डिमांड के मुताबिक अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होगी तो फिर उसके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो हमने अभी तक 5 इसके पॉइंट्स पढ़े हैं ये कंप्लीट होंगे अगले लेक्चर में। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।